नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के जलवायु दशाओं और उसकी प्रमुख ऋतुओं पर चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़े और छोटे दिन कब होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से यानी कि बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यहाँ पर जब गर्मी की सीजन आती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जैसे मैं 21 जून की बात करूं तो यहाँ देखिए सूर्य सीधा चमक रहा है राजस्थान के इस बांसवाड़ा जिले के ऊपर। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से वो ज्यादा गर्म होती है। तो ये जून वाला जो समय होता है वो हमारे लिए गर्मी का समय होता है। और 21 जून ही राजस्थान का सबसे लंबा दिन होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे दिन की जो अवधि है वो काफी लंबी है, जबकि अगर हम मकर रेखा की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि छोटी होती जाती है। कब 21 जून की बात हो रही है, तो चाहे हम उत्तरी भारत में, चाहे भारत में, चाहे हम राजस्थान की बात करें या उत्तरी गोलार्ध की बात करें, 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। दिन की अवधि काफी लंबी हो जाती है, लगभग 14 घंटे का दिन हो जाता है और 10 घंटे की रात होती है। तो इस हिसाब से ये सबसे लंबा दिन यहाँ पर होता है और इसीलिए सूर्य की जो किरणें हैं वो भी ज्यादा देर तक हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम 22 दिसंबर की बात करेंगे तो अब देखिए, जब यहाँ सूर्य था 21 जून को, यहाँ पर देखिए ये, और अब देखिए सूर्य कहाँ है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर के जो समय होता है सर्दियों का समय होता है हमारे लिए, इसलिए और इसीलिए अब यहाँ देखेंगे दिन की अवधि यहाँ छोटी हो जाती है। ये देखिए, और इधर दिन की जो अवधि है वो काफी लंबी अवधि देखने को मिलती है, इधर छोटी देखने को मिलती है। तो ये सबसे छोटा दिन है राजस्थान का या उत्तरी गोलार्ध का या भारत का भी सबसे छोटा दिन यही होगा। तो इसलिए इस समय हमारे यहाँ सर्दियां होती है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है, पृथ्वी ठंडी हो जाती है। इसी तरह से इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिन लंबे होते हैं तो गर्मी ज्यादा देर तक मिलती है, तो वो गर्मी की सीजन आ जाती है हमारे यहाँ। दो ऐसी डेट है जहां दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है, और वो 21 मार्च और 21 सितंबर दोनों दिन है, जब सूर्य कहाँ विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। इसकी लोकेशन अब देखिए, यहाँ पे पहले कर्क रेखा पर जब चमकता है यहाँ होती है, मकर रेखा पर जब चमकता है यहाँ होती है, विषुवत रेखा पर जब चमकता है तो यहाँ होती है। और इसीलिए ये दो ऐसी डेट है जब पूरे गोलार्ध पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो लगभग बराबर होती है। तो राजस्थान में भी दिन और रात की अवधि बराबर इन दो दिनों में होगी। अब अगर हम 21 मार्च से 21 जून की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे दिन की अवधि लंबी होती जाती है और 21 जून को ये इतनी हो जाती है। इसी तरह से अगर 21 सितंबर से हम 22 दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे तो दिन की अवधि धीरे धीरे छोटी होती जाती है, क्योंकि सूर्य यहाँ दूर जाता जाता है हमसे। और इस वाली स्थिति में क्या, सूर्य हमसे धीरे धीरे करीब आता जाता है। ये दो ऐसे दिन हैं जब सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है। इस वजह से राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होगी और पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर होगी। अब यहाँ अगर हम फैक्टर्स की बात करें, ऐसे तत्व जो जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं राजस्थान के अंदर, अगर हम देखें तो सबसे पहली जो चीज है वो लोकेशन है। हमने पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसके अंदर पढ़ा था कि राजस्थान की जो लोकेशन है वो यहाँ बनती है ग्लोब में। अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस जगह पर, और मैप पे देखेंगे तो इस तरह से। तो ये क्या विषुवत रेखा के नॉर्थ में है, और थोड़ा बहुत ज्यादा नॉर्थ में भी नहीं है, यहाँ पर लोकेशन है। अगर हम यहाँ लोकेटेड होते तो बहुत ठंडे होते, हमारी जलवायु यहाँ होते तो बहुत गर्म होती, लेकिन हम बीच में है तो मोटा मोटा अनुमान ये रहता है कि 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीने सर्दी पड़ती है। इसी तरह से अगर हम समुद्र से दूरी की बात करेंगे तो सबसे नियरर जो हमारा सागर है वो अरब सागर है, हिंद महासागर का हिस्सा है, वो भी लगभग हमसे 400 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ पर। तो समुद्र का कोई समकारी प्रभाव राजस्थान पर दिखाई नहीं देता है, और इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है सर्दियों में सर्दियां ज्यादा पड़ेगी, गर्मियों में गर्मियां भी ज्यादा पड़ेगी। समुद्र के करीब होने वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें सर्दियों में सर्दी भी कम पड़ती है, गर्मी में गर्मी भी ज्यादा कम पड़ती है। लेकिन जब समुद्र से दूरी बढ़ जाती है तो सर्दियों में सर्दी ज्यादा, गर्मियों में गर्मी ज्यादा। तो राजस्थान में वैसा ही देखने को हमें मिलता है। दूसरा मानसून है। राजस्थान की जो मैक्सिमम वर्षा है वो मानसूनी पवनों से होती है। मानसून कैसे आता है ये हम इसी चैप्टर में आगे की तरफ और बात करेंगे। और अगली जो फैक्टर है वो है रिलीफ, उच्चावच कैसा है। तो राजस्थान का कुछ हिस्सा ऊंचा है। जैसे अगर हम राजस्थान की फिजियोग्राफी को यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए ये वाला हिस्सा ऊंचा है जिसको हम अरावली कहते हैं, तो ये थोड़ा ठंडा रहता है। वेस्टर्न राजस्थान में रेतीला धरातल है और नीचा है, तो इस हिसाब से वो गर्म रहता है। और इधर वाला हिस्सा भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन पठारी क्षेत्र है तो ठीक ठाक स्थिति रहती है। तो ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये चार प्रमुख कारक थे। अब हम राजस्थान में जो सीजन्स हैं उनकी बात करेंगे। तो राजस्थान के सीजन्स को अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ देखिए जो मेजर सीजन्स हैं उनको हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है ग्रीष्मकाल, समर सीजन कहते हैं, ये मार्च से लेकर मध्य जून तक रहता है। उसके बाद वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहता है। और विंटर सीजन जिसको हम सर्दी की ऋतु कहते हैं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय वो है। लेकिन जो विंटर सीजन है, सर्दी की जो ऋतु, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो समय होता है जिसको हम कहते हैं मानसून के लौटने का समय, जिसको हम शरद ऋतु भी कहते हैं। हल्की सी ठंड बढ़ती है उस समय, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक वाला समय इसमें इंक्लूड होता है। और एक होती कूल सीजन जिसको हम बिल्कुल शीत ऋतु कहते हैं, वो मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलती है। अगर हमारे राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, उसकी बात करें तो उसने भी राजस्थान की जलवायु को तीन भागों में बांट रखा है। उन्होंने पहला तो वही ग्रीष्मकाल कहा है, दूसरा जो वर्षा ऋतु उसको उन्होंने मानसून सीजन नाम दिया है, और विंटर सीजन को विंटर ही नाम दिया। तो इस तरह से भी हम डिवाइड उसको कर सकते हैं। हम एक एक सीजन को लेकर थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि राजस्थान में इनकी दशाएं किस तरह से होती है। सबसे पहले हम ग्रीष्म काल को से शुरू करेंगे। ये समय मार्च से लेकर मध्य जून तक का समय रहता है। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझ लेना चाहिए कि राजस्थान में किस तरह का वितरण तापमान का रहता है। तो हम यहाँ कुछ समताप रेखाओं से इसको समझेंगे। जैसे ये एक समताप रेखा है, समताप रेखा आइसोथर्म कहलाती है, और ये जून महीने की समताप रेखाएं हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो समताप रेखा का मतलब है मानचित्र पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़कर खींची जाती है, उनको हम समान तापमान समताप रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये रेखा यहाँ पर इस तरह से खींची है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये लाइन जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां सब जगह तापमान जो है वो 42 डिग्री है। ऐसा हम यहाँ समताप रेखाओं से मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के ये जो हिस्से हैं वहां तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहेगा, जून महीने का टेम्परेचर एवरेज। अब यहाँ देखिए ये जो हिस्से हैं और इधर जो हिस्सा है, यहाँ 40 डिग्री से ज्यादा और 42 डिग्री, 40 और 42 के बीच में, कहने का मतलब ये है, और ये समताप रेखा है। आगे हम चलेंगे, ये 38 डिग्री समताप रेखा है। तो इन सारे क्षेत्रों में 38 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और ये जो क्षेत्र है वहां 40 से 38 के बीच में टेम्परेचर रहता है। ये जो रीजन है राजस्थान का, उसमें 38 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर रहेगा। यहाँ वाला जो हिस्सा है उसमें 36 से 34 डिग्री के बीच में, और ये वाला जो हिस्सा है सिरोही, विशेष तौर पर माउंट आबू के आसपास वाला, वहां 32 डिग्री, वहां कम रहेगा। कारण ये कि हाइट है, और हम जानते हैं कि 165 मीटर अगर हम ऊपर उठेंगे क्षोभ मंडल के अंदर तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उस नियम के हिसाब से ज्यादा ऊंचा क्षेत्र है, तो इस वजह से यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो ये राजस्थान में जून महीने के अंदर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस तरफ, ये वाला जो रीजन है वो ज्यादा गर्म रहता है बनिस्पत उसके। सबसे गर्म महीनों की बात करें, दो महीने तो मई और जून है, लेकिन अगर एक ही महीना हमें आइडेंटिफाई करना पड़े तो एवरेज जून महीने का ज्यादा आता है, मतलब वो राजस्थान का सबसे गर्म महीना होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब और कितना रिकॉर्ड किया गया, ये अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर हम देखें, एक रेफरेंस मिलता है 19 मई 2016 को 51 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था फलोदी के अंदर। तो ये है, लेकिन कई सारे तथ्य ऐसे हैं जो अलग अलग डेटा देते हैं, और अलग अलग कंफ्यूजन भी है काफी। इसीलिए हम फलोदी को सबसे गर्म स्थान, एक पर्टिकुलर स्थान की बात हो तो मानते हैं। जोधपुर जिले में है, यहाँ पर फलोदी की जो लोकेशन है वो जोधपुर में इस तरफ है। तो ये अलग अलग रेफरेंस है, बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है। कई बार ये भी दावा किया जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा रिकॉर्ड किए गए, लेकिन रिकॉर्ड करने वाली मशीनें ठीक थी या नहीं थी, तो बहुत विवादास्पद मसला है ये। चूरू जिला, एक अगर हम जिला सबसे गर्म कहें तो वो चूरू को माना जाता है। फलोदी एक स्थान है केवल, लेकिन अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो चूरू जो जिला है वो सबसे गर्म जिले के रूप में माना जाता है। इसको राजस्थान का जेकोबाबाद भी कहते हैं। जेकोबाबाद जो है वो पाकिस्तान में है वर्तमान में इस तरफ। जब भारत पाकिस्तान एक ही था तो वो भारत की सबसे गर्म स्थान कहलाता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में चला गया। तो चूरू को राजस्थान का जेकोबाबाद कहते हैं। इस सीजन में सबसे कम टेम्परेचर माउंट आबू में रहेगा, जैसा कि मैंने कहा, हाइट की वजह से। सबसे ज्यादा अगर हम रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापांतर की बात करते हैं, तो तापांतर सबसे ज्यादा रहेगा वेस्टर्न राजस्थान की तरफ, इस तरफ। अगर हम ये वाला जो रीजन पूरा देखें तो इसमें क्या, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, रेत है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर उसमें हमें एक जिला आइडेंटिफाई करना होगा तो चूरू सबसे ज्यादा आएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर में, क्योंकि वो सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है क्रमशः दोनों ऋतुओं के अंदर। तो वो रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा, अगर उसमें सबसे ज्यादा एक एक पर्टिकुलर स्थान, तो फिर फलोदी का नंबर आएगा।
तो वो एक स्थान हो गया, चूरू एक जिला हो गया जहां तापांतर सबसे ज्यादा है। अच्छा, वार्षिक तापांतर की बात करेंगे, दैनिक तापांतर की बात करेंगे, दोनों ही तापांतर वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा रहेंगे। कारण ये है कि रात में गर्मियों के सीजन की जैसे दिन में तापमान जैसलमेर बीकानेर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और रात में वही टेम्परेचर लुढ़क के 15 डिग्री 12 डिग्री तक नीचे चला जाता है, 10 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। इसी तरह से सर्दी और गर्मी में भी हम टेम्परेचर को देखेंगे तो यही वेरिएशन देखने को मिलता है। इसलिए राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में रेंज ऑफ टेम्परेचर राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। गर्मी के सीजन में राजस्थान की एक प्रमुख विशेषता है गर्म पवन चलती है, जिसको हम लू कहते हैं। और ये जो पवन है उसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट ये दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान के अंदर जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे चलती है ये पवन, इस तरह से लू। वैसे तो इनका जो सामान्य है, दिन में दिन के समय चलती है ये गर्म पवनें, और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी स्पीड होती है। लेकिन कभी कभी ये बहुत तेज गति से चलने लग जाती है, हाईएस्ट इनकी जो रेंज है वो 140 किलोमीटर तक भी दर्ज की जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि नॉर्मली ही चलती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, गर्म होती है और धूल भरी आंधी अपने साथ में लेके चलती है। और इन पवनों को राजस्थान के अंदर और विशेष तौर पर पंजाब हरियाणा के अंदर मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि यहाँ सारी रेत जो है वो इस तरफ से उड़ती है और इधर पहुंचती है, इस वजह से वो रेत को उड़ा उड़ा के ले जाती है। तो डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण इसी पवन को माना जाता है। जैसे हम इसको कुछ इमेजेस से समझने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से रेत उड़ रही है, और ये राजस्थान में अलग अलग समय पर अलग अलग सीजन, कहीं कहीं तो धुएं के गुबार जैसा उड़ जाता है पूरा, और फिर वो पवन चलती रहती है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठेठ पंजाब तक, हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, पंजाब का जो दक्षिणी हिस्सा वहां तक पहुंचती है। और कभी कभी तो ये इतना तेज और आक्रामक होती है कि दिल्ली तक, यूपी तक भी पहुंच जाती है। इस तरह की जो पवनें हैं, धूल भरी जो आंधियां हैं। अब हम वर्षा ऋतु की बात करेंगे, जो मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलती है। किसी भी स्थान के लिए, दुनिया के किसी भी स्थान की बात करिएगा, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतुओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि उसमें पानी आता है और बाकी सारे सीजन का जो चक्र है वो उसी में चलता रहता है। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है ये। और राजस्थान का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजन है, क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा होती है कुल, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा तो इसी सीजन में हमें मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है। और ये जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। अब सवाल ये कि मानसून क्या है, तो डिटेल में तो मैंने आपको मानसून क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी चीजें भारत के भूगोल में मैंने पढ़ा रखी है। उन सारे वीडियोस के लिंक भी मैंने इस नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हैं। आप उसको देखना चाहते हैं, उन कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो वहां आप देखिए, मैंने वहां सब वीडियो बता रखे हैं, बारिश कैसे होती है, मानसून आता कैसे है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, एवरीथिंग वहां पर है। तो आप डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो वहां पर देखिए। लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पे, अभी जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था सूर्य कैसे उत्तर और दक्षिण में शिफ्ट होता है, तो उससे उनमें तापमान और वायुदाब में अंतर आ जाता है। और यही तापमान और वायुदाब में जो अंतर आता है वो मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है। जैसे हम देखते हैं कि ग्रीष्म काल में यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो वायुदाब कम हो जाता है, तो हवाएं जो है वो जल से स्थल की तरफ चलना शुरू कर देती है, और यही मानसून है, इसी को हम मानसून कहते हैं। ये जल से स्थल की तरफ चलेगी तो ये ह्यूमिडिटी लेके आती है, तो बारिश भी कर जाती है। इसी तरह से शीतकाल में क्या पवनें ऐसे चलती है, वो स्थल से जल की ओर चलती है, तो उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो बारिश भी नहीं होती। इस हिसाब से हम मानसून, तो मानसून की मतलब क्या है, मानसून का मतलब ये है कि ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। अब हमारे यहाँ मूलतः गर्मी के सीजन में कैसे पवनें चलेगी, ऐसे, और सर्दी में कैसे चलेगी, ऐसे। मतलब मानसून सीजन बदला तो हवाओं का डायरेक्शन ठीक उल्टा हो जाता है, ऐसे, इस तरह से। तो जो ऋतुएं बदलती है उसके हिसाब से जो पवनें अपनी दिशा बदल दे, और वो भी दिशा कैसे, 180 डिग्री एंगल पर, ऐसे, तो उसको हम मानसूनी पवनें कहते हैं। और ये राजस्थान में कैसे पहुंचती है इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा वायुदाब को, कि ये जो बारिश है वो शुरू कैसे होती है, उसमें वायुदाब का क्या रोल है। तो राजस्थान में अगर हम आइसोबार, जैसे हम समताप रेखा कहते थे वैसे हम समदाब रेखा कहेंगे, ये 1000 मिलीबार, जैसे आप जानते हैं कि वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, उसकी इकाई है मिलीबार। तो 1000 मिलीबार अगर समताप रेखा की, हम समदाब रेखा की हम बात करें तो वो राजस्थान के इस हिस्से से गुजरती है, झालावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही तक ये। तो इधर वायुदाब थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम अगला देखें तो यहाँ देखिए 999 हो जाता है इन सारे क्षेत्रों में। इधर और चलेंगे तो यहाँ 998 मिलीबार, और ये देखिए 997 मिलीबार। ये 997 मिलीबार राजस्थान में सबसे कम वायुदाब रिकॉर्ड किया जाता है।
जो कि वेस्टर्न राजस्थान की तरफ है। यहाँ क्यों कम है? क्योंकि रेत है, रेतीला धरातल है, तो गर्म हो जाता है, तो वायुदाब सबसे लो हो जाता है। इस वजह से वो धीरे धीरे जो पवने हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब पवने कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये सारा हिस्सा लो प्रेशर है अभी। तो इस वजह से इधर से जो पवने आती है वो आकर्षित होती है, और इधर से जो पवने आती है वो भी आकर्षित होती है, और इन्हीं को हम मानसून कहते हैं, जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसको। तो उसको हम आगे की तरफ समझते हैं। अब मानसून आने की तिथियों को सबसे पहले समझ लेते हैं। 15 जून को राजस्थान में, यहाँ दक्षिणी राजस्थान में विशेष तौर पर बांसवाड़ा से मानसून प्रवेश करता है, ऐसा हम मानते हैं, और 1 जुलाई तक ये अरावली तक पहुंच जाता है। और लास्ट में 15 जुलाई, ये भारत का सबसे अंतिम जिला है जो बारिश प्राप्त करने वाला जिला बनता है, जैसलमेर। और राजस्थान का भी सबसे अंतिम क्षेत्र जहां मानसून पहुंचता है वो ये 15 जुलाई ही है। तो वो बिल्कुल जैसलमेर में लास्ट में पहुंचता है, यानी कि बांसवाड़ा से जैसलमेर तक मानसून को पहुंचने में 1 महीना और लग जाता है। तो ये यहाँ पर है। अब इधर से दोनों तरफ से मानसून पहुंचता है, वो कैसे पहुंचता है वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ दो बातें और ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा जो है उसको मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में है और इधर से पवनें यहाँ प्रवेश करती हैं। जो अरब सागर वाला मानसून है वो इधर से आता है और वहाँ बांसवाड़ा में सबसे पहले प्रवेश कर लाता है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा। दूसरा, बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। वैसे चेरापूंजी मेघालय में यहाँ पर है, लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं और ये बांसवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये दोनों सेम कंडीशन में है। अब यहाँ भी मानसून इधर जाता है, इन पहाड़ियों में फंस के यहाँ बरस जाता है, और इधर भी अगर यहाँ हम देखें तो ये यहाँ से मानसून इधर पहुंचता है और वहां पहाड़ियों में फंस के बरस जाता है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हालांकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन फिर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो ये राजस्थान में मानसून का प्रवेश किस तरह से होता है और वो कैसे पहुंचता है, ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम समझते हैं कि मानसून आता कैसे है और वो किस तरह से। अभी मैंने आपको कहा था कि ये लो प्रेशर बन जाता है। बेसिकली अगर हम देखें गर्मी के ऋतु में पूरे एशिया के अंदर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लो प्रेशर बनता है। एक तो थार का डेजर्ट, एक पाकिस्तान में पेशावर, और एक रूस में बेकाल झील के आसपास। तो उसमें से ये राजस्थान के अंदर जो बनता है वो थार के डेजर्ट में, कारण सीधा रेत है, गर्म हो जाती है, हवा ऊपर उड़ जाती है, लो प्रेशर बन जाता है। इधर वाला हिस्सा, और सूर्य यहाँ चमक रहा है सीधा अभी, तो इधर वाला हिस्सा पानी है, ठंडा भी रहेगा और सूर्य से दूर भी है, तो इधर हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलना शुरू कर देती है। अब राजस्थान में जो मानसून आता है उस मानसून को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि भारत में हमने किया था, समर और विंटर, यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो दो शाखाओं में बट के भारत तक पहुंचता है। एक है अरब सागर की शाखा या साउथ वेस्ट, ये वाला, या तो दिशा के हिसाब से साउथ वेस्ट शाखा कहेंगे या अरब सागर की शाखा कहेंगे। दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा या साउथ ईस्ट, ये बंगाल की खाड़ी से आता है या साउथ ईस्ट से आता है, तो साउथ ईस्ट की शाखा क्या है। अब ये जो अरब सागर की शाखा है वो 3 शाखाओं में फिर डिवाइड हो जाती है, और बंगाल की खाड़ी 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। अब पहले हम समझते हैं अरब सागर की जो मानसून शाखा है वो भारत और राजस्थान में कैसे पहुंचती है। तो यहाँ आप देखिए, ये हवाएं इस तरह से चलती है, ये पृथ्वी घूमती है तो स्ट्रेट नहीं आकर के थोड़ी तिरछी चलती है, मुड़ के चलती है। ये सारी चीजें हमने इंडिया में डिटेल में समझी है। तो ये मानसून यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद यहाँ टकराता है, इसको हम पश्चिमी घाट की शाखा कहते हैं, जो भी है, और पश्चिमी घाट में बारिश हो जाती है। राजस्थान में ये शाखा नहीं पहुंचती, तो आगे फिर ये इस तरह से चलती रहती है। दूसरी अगर हम शाखा कहें, या नर्मदा ताप्ती घाटी शाखा से ये अंदर चली जाती है, मध्य प्रदेश में बारिश करती है, राजस्थान में ये भी नहीं पहुंचती। तीसरी शाखा जो गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र से होकर राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ अरावली से टकरा के दक्षिणी अरावली में बारिश कर देती है, इस वाले पूरे रीजन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं अरब सागर की शाखा। ये पहुंचती है। उसके बाद फिर वो मानसून अरावली के पैरेलल हो जाता है और आगे चला जाता है हिमाचल प्रदेश में, फिर वो धर्मशाला करके एक जगह है, वहां हिमालय से टकराता है और फिर वहां बारिश कर देता है। दूसरी जो मानसून शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो यहाँ इस तरह से चलती रहती है, ये पवने आगे यहाँ तक पहुंचती है, यहाँ पहुंचने के बाद में सब इकट्ठी होती है, क्योंकि इधर अराकानियोमा आ जाता है, उधर हिमालय है, तो ये कहीं जा नहीं सकती, यहाँ इकट्ठी होकर ये हाई प्रेशर बना देती है। उसके बाद इसकी 2 शाखाएं बनती है, एक शाखा तो सेवन सिस्टर में स्टेट्स में चली जाती है और वहां बारिश कर देती है, लेकिन दूसरी शाखा जो गंगा के मैदान के ऊपर होती हुई इधर चलती है। अब इधर क्यों चलती है? क्योंकि ये लो प्रेशर है, तो ये इसको आकर्षित करता है, तो यहाँ से ह्यूमिडिटी लेके ये पवने इधर चलना शुरू कर देती है धीरे धीरे, तो यहाँ से बारिश भी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, जैसे वैसे बारिश कम होती जाती है, मात्रा घटती है, जैसे इधर 110 सेंटीमीटर हुई, फिर 100, फिर 80, फिर ऐसे करते करते आगे आती है। तो राजस्थान तक पहुंचती है, तब तक ये 60-70 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से ज्यादा तक बारिश यहाँ पर वो कर लेती है। उसके बाद अरावली बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है, तो वो बादल बीच में से होके वेस्टर्न राजस्थान की तरफ भी चले जाते हैं।
तो वहां वो जैसलमेर में सबसे लास्ट में 15 जुलाई तक वो पहुंचती है। पहुंचने के बावजूद भी वो ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। कारण क्या है कि एक तो ह्यूमिडिटी यहाँ से ली थी उसने, यहीं से वो बादल बरसते बरसते शुरू हो गए, यहाँ तक पहुंचे थे तो ह्यूमिडिटी कम हो गई, थोड़ी बहुत बची भी थी तो अरावली ने यहाँ इसको ऊपर उठा के ईस्टर्न भाग में ही ज्यादा बारिश करवा दी। और फिर वो उधर पहुंची तो अब ह्यूमिडिटी नहीं है, बारिश बादल तो पहुंचे हैं वहां लेकिन अब ह्यूमिडिटी है ही नहीं उनके अंदर। फिर एक कारण ये भी है कि जैसे ही हवा यहाँ यहाँ तक पहुंचती है तो क्या होता है, पहले से जो वेस्टर्न राजस्थान में हवाएं वो गर्म है, शुष्क है, तो वो थोड़ी बहुत आर्द्रता इन बादलों में है वो भी ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, सौंप लेती है। तो ऐसे में पानी नहीं बरसता तो बहुत कम वहां पर बारिश होती है। हालांकि ये बात अलग है कि इसी लो प्रेशर की वजह से ही ये बादल इधर आना शुरू होती है, बादल इधर लो प्रेशर की वजह से ही गए थे, लेकिन फिर भी वहां ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है। कारण ह्यूमिडिटी कम है, सबसे बड़ा कारण ये है कि उन बादलों में ह्यूमिडिटी नहीं है और वहां हवाएं जो है वो शुष्क है, तो उन जितनी ह्यूमिडिटी थी वो भी वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ऐसा में बहुत कम बारिश वहां पर होती है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किस शाखा से बारिश होती है तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा ही है जिससे ज्यादा बारिश होती है, अधिक बारिश होती है। उसका जो एरिया है वो बहुत कम है, उसका एरिया केवल ये दक्षिणी राजस्थान ही है। अरब सागर से जो मानसून आता है वो केवल दक्षिण राजस्थान में ही बरसता है और फिर उसके बाद में वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है ये, इसमें केवल वेस्टर्न राजस्थान में बारिश होती नहीं है, यही वाला पहुंचता है बंगाल की खाड़ी वाला तो वो इसमें बारिश करता है। तो ये पूरा राजस्थान में किस तरह से मानसून दोनों तरफ से पहुंचता है और किस तरह से वो बारिश करता है। विशेष तौर पर अगर हम उदयपुर, भीलवाड़ा और ये जो रीजन देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, इस क्षेत्र में क्या होता है, दोनों मानसून की शाखाएं आपस में मिलती हैं, संगम कहलाता है। इसलिए उदयपुर में कभी कभी ऐसा लगता है कि भीलवाड़ा की तरफ से बारिश आ रही है, कभी लगता है बांसवाड़ा की तरफ से बारिश आ रही है। तो ये दोनों मानसून शाखाएं इस तरह से राजस्थान तक पहुंचती है और राजस्थान में बारिश करती है अलग अलग क्षेत्रों में। ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान दोनों में बंगाल की खाड़ी वाले से बारिश होती है और दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर वाले मानसून से बारिश होती है। अब अगर हम राजस्थान में वर्षा के वितरण को देखेंगे तो आप इस मैप को देख सकते हैं, यहाँ 20 सेंटीमीटर से कम, इस वाले रीजन में 20 से 30 सेंटीमीटर, इस वाले पूरे क्षेत्र में 30 से 40, इस वाले में 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 सेंटीमीटर। यानी कि राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो बहुत अलग अलग है, 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बारिश होती है और इस मैप से ये स्पष्ट है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा और इस क्षेत्र में सबसे कम। तो ये घटने का जो प्रवृत्ति है वो क्या है, घटने की प्रवृत्ति इस दिशा में है, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा राजस्थान में लगातार घटती जाती है। ठीक है, ध्यान देना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा राजस्थान में लगातार घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी लगातार घटती जाती है बादलों में, तो इस वजह से वो रेनफॉल वेस्टर्न राजस्थान की तरफ काफी कम होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर के आसपास। सबसे कम कहाँ होती है, जैसलमेर में लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास। और कम क्यों हुई, उसका कारण क्या, ह्यूमिडिटी में कमी आना, जो पवनें चल रही होती है उसमें, वो पुरवैया जो पवनें चलती इधर से आती है, पुरवैया, उनको पुरवैया कहते हैं, जो जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है क्योंकि वो पूर्व से आ रहा है, तो वो पुरवैया पवनों में जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमिडिटी ली कहाँ से थी, बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है वो तो अगर हम 15 जून से ही माने तो सितंबर तक 2-2.5 महीने लगभग रहती है, लेकिन रोज बारिश नहीं होती। तो एवरेज जो दिन है कि राजस्थान में कितने दिन बारिश होती है, 29 दिनों तक बारिश होती है, उसमें सबसे ज्यादा माउंट आबू में होती है 48 दिन तक। लेकिन वो पर्टिकुलर एक जगह है, अगर हम पूरा डिस्ट्रिक्ट कहें तो झालावाड़ में लगभग 40 दिन बारिश होती है और जैसलमेर में केवल 5 दिन बारिश होती है, मतलब बारिश दर्ज की जाती है ओनली 5 डेज, ये एवरेज है। सबसे ज्यादा वर्षा किन महीनों में होती है, जुलाई अगस्त, 2 महीने अगर आइडेंटिफाई करने हो, और उसमें से अगर एक ही महीना आइडेंटिफाई करना हो तो अगस्त का एवरेज कुछ ज्यादा आता है, क्योंकि जुलाई का कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी तो 15 जुलाई तक ही मानसून शुरू होता है तो एवरेज कम पड़ जाता है उसका। तो अगस्त में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर एक महीने की बात करें तो एवरेज ज्यादा आता है। अगर हम वर्षा की राजस्थान में बदलती प्रकृति की बात करें, चेंजिंग नेचर पे, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये बदलती प्रकृति सबसे ज्यादा दर्ज की जाती है। वेस्टर्न राजस्थान में 40 से 70% तक बदलाव देखे जाते हैं, जबकि सबसे कम बदलाव झालावाड़ में देखे जाते हैं 20% तक। अब इसका मतलब क्या है उसको आप समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, इधर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, किसी वर्ष दोनों ही जगहों पर 5-5 सेंटीमीटर बारिश कम हुई, मतलब यहाँ हुई 5 सेंटीमीटर कम तो 5 ही हुई, तो घट कितनी गई, सीधी 50%। और यहां अगर हम देखें, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर कम हुई तो अब फर्क कुछ नहीं पड़ा, 95% अब भी हो रही है।
लेकिन वहां 5 सेंटीमीटर कम होते ही 50% पर आ गया। तो बदलाव जो है राजस्थान में वर्षा के वो ज्यादा यहाँ देखे जाते हैं। चेंजिंग नेचर जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा है, और इधर 20% से भी कम चेंजिंग नेचर रहता है, मतलब ज्यादा विविधताएं नहीं आती बारिश के अंदर। तो इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा की विविधता है, इसमें सबसे कम वर्षा की विविधताएं होती है। अगर हम वाष्पीकरण की भी बात करें तो राजस्थान में वाष्पीकरण सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। इसको ऐसे देखा जाता है कितना पानी बरसा और कितना उड़ा, तो जितना बरसता नहीं उससे ज्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। तो वेस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर की तरफ वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इधर झालावाड़ की तरफ जो है वो कम देखने को मिलता है। अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो अलग अलग सालों के डेटा के औसत निकालोगे, ऑब्वियसली वो अलग अलग आएंगे। एवरेज फिर भी देखा जाता है लगभग 57 सेंटीमीटर के आसपास देखा जाता है। अगर हम पिछले 10 सालों की 11 सालों की बात करें, 2011 से लेकर 2021 तक के जो मानसून रिपोर्ट है राजस्थान सरकार की, उसके हिसाब से बात करें, उसको जोड़कर अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हो 485 mm यानी कि 48.5 सेंटीमीटर एवरेज उसका आता है, पिछले 11 वर्षों का है। हालांकि ये वर्षों के हिसाब से देखेंगे तो सब जगह अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम राजस्थान में वर्षा की जो प्रवृत्ति है उसकी विशेषताओं को समझते हैं कि वो किस तरह की विशेषताएं राजस्थान में रखती है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेनफॉल की राजस्थान के अंदर? सबसे पहला है पीरियोडिक रेनफॉल होती है, मतलब सामयिक वर्षा है। सामयिक वर्षा का मतलब क्या है? सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने बारिश होती है, बाकी वर्ष के सारे महीने सूखे पड़े रहते हैं। इनएक्वेटिक का मतलब यह है कि अपर्याप्त है, जितनी चाहिए राजस्थान को वर्षा उतनी नहीं होती है, अक्सर सूखा पड़ता है, हम जैसा कि जानते हैं। अगला है अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब अनिश्चितता है। कभी पूरा सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट भी है। जैसे उदाहरण के लिए हम विक्रम संवत 1956 की बात करें तो वो 56 अकाल पड़ा, बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई। कभी फिर ज्यादा हो जाएगी, कभी पहले कभी बाद में, इस तरह का सब चलता रहता है। नेक्स्ट है इरेगुलरिटी, अनियमितता है। कभी जल्दी आएगी, कभी देर से आएगी, कभी एक बार जल्दी शुरू हो जाएगी फिर बीच में गैप पड़ जाता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, अनियमित है, इरेगुलर है। उसके बाद में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने यहाँ इस मैप के अंदर देखा 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर, बहुत असमान वितरण है, सब जगह एक जैसी नहीं होती है। फिर है इरेटिक रेनफॉल, इसको हम कहते हैं खंड वृष्टि, मतलब एक टुकड़े में होगी दूसरे में नहीं होगी, तीसरे टुकड़े में होगी चौथे में नहीं होगी, इस तरह की वर्षा देखने को मिलती है। अगली विशेषता है एक्सेस रेनफॉल, कभी कभी एक ही जगह में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। उदाहरण भी जैसे हम देना चाहें तो 1981 में जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। अभी 2006 में बाड़मेर के अंदर भी आप देखते हैं, पिछले 1-2 सालों में भी जालौर में बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं। तो ऐसा ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है कम ही समय में एक ही जगह पे बहुत ज्यादा। और कभी कभी इसका उल्टा देखने को मिलता है, अपर्याप्त वर्षा, अनावृष्टि कहते हैं हम जिसको, बहुत कम रेनफॉल होती है। तो ये सारी बारिश की विशेषताएं हैं जो राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। अब एक चीज और यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे हमने वर्षा के रिकॉर्ड को समझा कि मानसून आता कैसे है। तो मानसून के लिए हमने कहा था कि वो 15 जुलाई को इधर बांसवाड़ा की तरफ से प्रवेश करता है, 15 जून को, और फिर वो धीरे धीरे 15 जुलाई तक जैसलमेर तक पहुंचता है। अगर वापस लौटने की बात करें तो क्या होता है, जब सितंबर के बाद, सितंबर महीने के अंदर वो धीरे धीरे रेत है वापस ठंडी होना शुरू होती है, क्योंकि सूर्य अब दक्षिण में जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इस वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हाई प्रेशर बन जाता है। तो फिर वहां से जो पवनें पहले इधर जा रही थी वो पवनें वापस पीछे की तरफ लौटना शुरू कर देती है। तो 1 सितंबर को जैसलमेर से वो मानसून धीरे धीरे वापस पीछे लौटना शुरू कर देता है, धीरे धीरे पीछे की तरफ आता है। 10 सितंबर के आसपास अरावली तक पहुंचता है, और 20 सितंबर को झालावाड़ से वो हट जाता है। वैसे ये जो मानसून के आने की तिथि है, मानसून के जाने की तिथि हम 20 सितंबर और ये सब कहते हैं, वो कोई फिक्स नहीं हो सकता, ये हवा के झोंके हैं, लेकिन ये अनुमानित बातें हैं कि हाँ ठीक है, लगभग हम ये मान सकते हैं। तो झालावाड़ से 20 सितंबर से वो मानसून जो है बंगाल की खाड़ी वाला वो हट जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाला मानसून देरी से पहुंचता है, देरी से हटता है। जो अरब सागर वाला मानसून है वो जल्दी पहुंच जाता है और जल्दी हट भी जाता है वहां से। तो झालावाड़ से वो अंत में फिर वो मानसून जो है वो राजस्थान से विदा ले लेता है। अब हम विंटर सीजन की बात करेंगे, जो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है राजस्थान के अंदर। अब यहाँ जो हाई प्रेशर है, वो जो हाई प्रेशर है वो वेस्टर्न राजस्थान में क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रेत है, टेम्परेचर कम हो गया तो वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर हम राजस्थान में इस विंटर सीजन को फिर दो भागों में बांटे तो हमने पहले भी बात की, एक तो मानसून के लौटने का समय हम कह सकते हैं, जो अब कैसे लौटता है अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। वो अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो जाती है, और फिर कूल सीजन मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। अब राजस्थान में टेम्परेचर किस तरह का रहता है सर्दियों में? अभी हमने जून महीने में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अब हम जनवरी महीने में टेम्परेचर देखते हैं। तो ये वापस हम ताप रेखाएं हैं, 6 डिग्री टेम्परेचर। देखिए इस पूरे रीजन में 6 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इस वाले में 6 से 8 डिग्री के बीच में सर्दियों के अंदर।
ये जो क्षेत्र है वहां 10 डिग्री के आसपास, इधर भी 10 डिग्री के आसपास रहता है। तो अब यहाँ टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखिए, विंटर में कैसा रहता है और सर्दियों में कैसा रहता है। तो ये राजस्थान का तापमान का वितरण है। राजस्थान में कभी कभी शीत लहर, कूल वेव्स आती हैं, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर और ईस्टर्न राजस्थान दोनों में देखी जाती है। हिमालय के ऊपर जब बर्फबारी होती है तो वहां से हवाएं दक्षिण की तरफ नीचे उतरती है, क्योंकि उधर हाई प्रेशर हो जाता है, इस वजह से वो हवाएं जब राजस्थान तक पहुंचती है तो बहुत तेज हवाएं चलती है। वैसे सर्दियों के सीजन को अगर हम देखें तो राजस्थान में बिल्कुल शांत रहती है, आपने देखा होगा, कोई नहीं, कोई बादल भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखते, आकाश भी साफ है, हम दिन भर धूप में बैठते हैं, ज्यादा हवाएं भी नहीं चलती है। लेकिन एक दो बार ऐसा दौर आता है जब कुछ हवाएं चलने लग जाती है, वो हिमालय की तरफ से, उत्तर की तरफ से आती है, उनको हम शीत लहर के नाम से जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है? हिमालय में बर्फबारी होने की वजह से। सबसे ठंडे महीने की फिर हम करें आइडेंटिफिकेशन तो जनवरी और फरवरी होंगे, इसमें से भी एक महीना आइडेंटिफाई करना होगा, तो जनवरी सबसे ठंडा महीना राजस्थान का माना जाता है, क्योंकि उसका एवरेज ज्यादा कम आता है। सबसे ठंडे स्थान कौन से हैं? अगर जिले की बात करेंगे तो फिर चूरू ही है। कुछ रिकॉर्ड भी ऐसे हैं, मैंने आपको कहा कि हालांकि डेटा बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बातें आती है, लेकिन चूरू में 28 दिसंबर 1973 को -4.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। उसके 43 साल बाद अभी 29 दिसंबर 2020 को फिर -1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। माउंट आबू सबसे ठंडा रहता है, ये तो देखिए 2022 में 14 जनवरी की ही बात है, -5 डिग्री। और भी कई बार इतना कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अब माउंट आबू में -5 डिग्री का मतलब ये हुआ कि शिमला से भी ठंडा हो गया, शिमला में भी लगभग टेम्परेचर यही रहता है। तो ये सबसे ठंडे क्षेत्र हैं। इसके अलावा फलोदी भी बहुत ठंडा रहता है। फतेहपुर के अंदर एक फतेहपुर सीकर के अंदर एक फतेहपुर जगह है, वो भी बहुत ठंडा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो चूरू सबसे ठंडा रहने वाला डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में मानसून किस तरह का होता है? मैंने शुरू में बताया था कि वो स्थल से जल की तरफ चलती है पवनें, यहाँ वायुदाब बहुत बढ़ जाता है, कारण ये है कि रेत ठंडी हो जाती है, हिमालय के ऊपर बहुत बर्फ गिर रही है तो वो भी बहुत ठंडा है, तो वहां भी बहुत हाई प्रेशर है। ये सारी पवनें ऐसे चलती हैं, आप देखिए इस तरह से। तो ये पवनें चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है, और वो पृथ्वी घूमती है तो स्ट्रेट तो नहीं आ सकती, वो घूमते हुए ही जाती है, घूमते हुए ही वापस आती है दोनों तरफ से, अगर हम देखें तो यहाँ हाई प्रेशर है। अब ये पवनें चल रही है स्थल से जल की तरफ, तो राजस्थान में यहाँ कोई बारिश इस समय नहीं होती है मानसून से। मतलब राजस्थान में सर्दियों के अंदर मानसून से कोई बारिश नहीं होती है, और ये इस तरह का उसका स्वरूप रहता है। अब राजस्थान में सर्दियों में एक बारिश होती है जिसको हम मावट कहते हैं, लेकिन वो मानसून नहीं है, ये ध्यान रखना, वो अलग मामला है। तो मावट क्या है उसको समझ लेते हैं। मावट कहते हैं, महावट कहते हैं, जो कुछ भी है, बेसिकली ये चक्रवात है, ये मानसून नहीं है, फिर ध्यान रखना, चक्रवाती वर्षा है। और ये चक्रवात कहाँ पैदा होते हैं? भूमध्य सागर के ऊपर, इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। और ये चक्रवात फिर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये इस तरह से आते हैं भारत की तरफ। एक्चुअली ऊपर क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर एक तेज गति से पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चलती है, जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है तो विद्वान ऐसा मानते हैं कि उनकी चपेट में आके ये भी उनके साथ साथ इस तरफ पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, और फिर ये ऐसे ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचते हैं, या पाकिस्तान में गिरता सुलेमान पर्वत श्रेणियां भी उनसे टकरा के थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, बारिश करना शुरू कर देते हैं, तो ये भारत पहुंचते हैं। और भारत के इस दिशा, मतलब उत्तर पश्चिम जो भारत है, उस उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये बारिश वहां पर करते हैं, इस वाले पूरे रीजन के अंदर वो बारिश करते हैं। तो ये जो रीजन है उसमें राजस्थान भी इंक्लूड हो जाता है, और यहाँ पर भी जो वर्षा होती है वो सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कारण यह कि गेहूं का उस समय फसल होती है, और गेहूं सर्दियों में बारिश नहीं होता तो गेहूं में सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जो बारिश वहां पहुंचती है माघ महीने और उसके आसपास की बात है ये, तो वो गेहूं की जो सिंचाई है उसमें बहुत लाभदायक होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि गेहूं की कृषि के लिए काफी लाभदायक है। तो पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी होती है इससे, तो वो बारिश वहां पर इस तरह से जनरेट होती है। तो उसको हम कहते हैं महावट, सर्दी में होने वाली वर्षा। कहाँ से आ रही है? भूमध्य सागर से। चक्रवात है, इसलिए पश्चिम से आती है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है इस तरह की जो बारिश होती है। तो ये सर्दियों में होने वाली राजस्थान के अंदर वर्षा है, जो काफी लाभदायक होती है। वैसे राजस्थान में इसका पैटर्न देखेंगे तो गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ ये लगातार घटती जाती है, ये पैटर्न रहता है जो मावट से वर्षा होती है उसमें। अब हम राजस्थान में वर्षा और तापमान, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे दो मेजर एलिमेंट है वो वर्षा और तापमान होते हैं। ये दोनों मैप मैंने एक साथ रखे हैं।
इस मैप में अगर आप देखेंगे तो वर्षा, औसत वर्षा है जो इधर से इधर लगातार बढ़ती जाती है, और ये टेम्परेचर है। अब आप यहाँ देखिए एवरेज टेम्परेचर है पूरे साल का। यहाँ देखिए 27-28 डिग्री, ये ज्यादा रहता है इस तरफ, यहाँ भी कुछ ज्यादा रखा। बीच वाला हिस्सा थोड़ा ठंडा है, कारण ये है कि वो अरावली है और हाइट है, यहाँ सबसे ज्यादा ठंडा रहता है क्योंकि वो आबू पर्वत है जो सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो ये कम रहता है। तो आप टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं किस तरह से है। तो ये वाला जो रीजन है वो 26, 27, 28 डिग्री, 29 डिग्री एवरेज ये रहता है। इधर भी यही रहता है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है 21, 22, 23 डिग्री, 24 डिग्री के आसपास बीच वाला जो हिस्सा है। और रेनफॉल का पैटर्न तो साफ है, 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये वर्षा का वितरण है, और ये टेम्परेचर का वितरण है राजस्थान के अंदर। अब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, राजस्थान में किस दिनांक को दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है? राजस्थान में सर्वाधिक औसत तापमान किस जिले में दर्ज किया जाता है? थार मरुस्थल में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म पवनों को क्या कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले में मानसून सबसे अंत में पहुंचता है? किस मानसून शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में वर्षा की विविधता सर्वाधिक रहती है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।